I never be afraid to start over. It's a chance to rebuild your life the way you wanted all along. Today is 2nd of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Quiz number 36 ज्योग्राफी के आंसर्स हैं. The pattern which consists of nearly parallel streams that flow into main trunk stream at right angles is called trellis pattern. ये trellis pattern होता है. इसका एक बड़ा अच्छा PDF है, इसको मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ. टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, इसमें डेंड्रेटिक है, ये जैसे पैरेलल है, देन ट्रेलिस, दिस इज ट्रेलिस, ये फोल्डेड टोपोग्राफी में होता है, पैरेलल स्ट्रीम्स है और राइट एंगल पे वो मेन स्ट्रीम पे हिट करती है. इसके अलावा रेक्टेंगुलर, फोल्डिंग, रेडियल, सेंट्रिपिटल और इंडिया का जो जनरल ड्रेनेज सिस्टम है अलॉन्ग विद दिस मैप, इस PDF को मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर करूंगा. गो गेट दिस PDF. सेकेंड जो क्वेश्चन है वो भी ट्रिब्यूटरी का था. दिस इज कॉल्ड याजू रिवर. ये जो एक मेन रिवर होती है इसके साथ पैरेलल में एक रिवर चलती जा रही है. दिस इज कॉल्ड याजू रिवर. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इम्प्लीमेंट करना है कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी. चंद्रशेखर लिमिट होती है 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन एंड अप वाइट ड्वार्फ. अगर इससे कम होता है किसी भी स्टार का सन मास 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन, तो वो स्टार होता है वो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है. देन स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कनेक्ट करता है. ये कुछ 36 मेजर स्ट्रेट्स हैं. ये बड़ा अच्छा मैपिंग का रिसोर्स है. मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड. स्ट्रेट्स कौन सी है? जैसे कि मलक्का, पाक स्ट्रेट, सुंडा, युकांटन, है ना. दीज ऑल स्ट्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये अक्सर इस पे मैपिंग सवाल पूछे गए. गो गेट दिस PDF फ्रॉम टेलीग्राम एज वेल. ओके, सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं, हड़प्पन पीपल हैड नोन द यूज ऑफ. इनमें से किस मेटल का हड़प्पन पीपल को नॉलेज था? नोन द यूजेज. गीत गोविंद विच इज वर्क बाय जयदेव इज इन विच लैंग्वेज? Which of the following movement can be said to have initiated the process of associating the workers with the wider nationalist struggle against British? Workers जो हैं वर्किंग क्लास पीपल है, अब ये नेशनल मूवमेंट में इंटीग्रेट हो रहे हैं. किस मूवमेंट के द्वारा? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बुद्धिज्म आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 नोबल ट्रुथ्स. 4 नोबल ट्रुथ हैं. इनमें से कौन सा वो 4 नोबल ट्रुथ में नहीं है? Which of the following is incorrect? Incorrect about Buddha. Make it a habit. Incorrect, not, encircle. Incorrect about Buddha. So these are 4 options. So ये 5 questions हैं आज के लिए. आज की vocabulary है wager. इसका मतलब होता है दांव लगाना. An act of betting a sum of money on the outcome of an unpredictable event. Gamble. Minuscule का मतलब होता है बहुत छोटा सा है. Extremely small and tiny. प्रोफ्यूज, विपुल, एस्पेशली ऑफ समथिंग ऑफर्ड मतलब जो प्लेंटीफुल है, अबुंडेंट है. अफोरिज्म का मतलब होता है कहावत, सेइंग, मैक्सिमम, एक्सियम. देन इबुलियंट का मतलब होता है जोशीला. स्टूडेंट्स को इबुलियंट होना चाहिए, चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. CSET का ये फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. ट्राई टू रीड दिस पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. रोज एक RC सॉल्व करना है. विद इन 30 days ऑफ टाइम पे आप रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखेंगे अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज में. सो दिस इज RC नंबर 1 फॉर टुडे. देन ये CSET के 2 सवाल हैं. दीज आर, ये लॉजिकल है, जनरल मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं, और यहाँ पर एरिया है, एरिया. ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस एज वेल. देन आज का न्यूज़पेपर है. दिस इज 2nd of June. फर्स्ट न्यूज इज अ गुड न्यूज. GST कलेक्शन जम्प्ड 44% to 1.41 lakh crore in May. This is a good number, 1.41 lakh. ऑल्दो मे के कंपैरिजन में थोड़ा कम है. मे में अराउंड 1.6 लाख करोड़ था, अभी 1.4 करोड़ है. बट दिस इज़ अ गुड नंबर बिकॉज हमने वो टाइम भी देखा है जब 1 लाख करोड़ भी क्रॉस नहीं हो पा रहा था. तो GST कलेक्शन है, मतलब सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है. GST हमें बहुत अच्छे से पता है, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स. ये कैस्केडिंग को अवॉइड करता है. बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया गया है. ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. आर्टिकल 279A है.
आर्टिकल 279A मतलब जीएसटी काउंसिल के जो डिसीजंस है वो बाइंडिंग नहीं है, अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाइंडिंग नहीं है। दीज आर द बेसिक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का भी हाइक हुआ है, 15.9% बिलो है अप्रैल के रिकॉर्ड किटी से। जीएसटी रेवेन्यू 44% अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें, मतलब लास्ट ईयर मई में कितना था, इस साल मई 22 में कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ईयर ऑन ईयर होता है। तो रिसीट बढ़ा है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए, गुड का इंपोर्ट भी से इतना टैक्सेस हुआ है। तो जीएसटी मतलब कि टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अगर हेल्दी आ रहा है तो दिस इज अ इंडिकेटर ऑफ दिस गुड इकोनॉमी। तो जीएसटी है, रेवेन्यू ग्रोथ डेटा ने भी बताया जीएसटी नंबर करेक्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या एक क्वेश्चन मिल गया, जैसे कोविड-19 वैक्सीनेशन एक वेलफेयर हुआ, हम फ्यूल की प्राइसेस भी कट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर जीएसटी अच्छा है तो सरकार की जेब में पैसा है, वो थोड़े रिलैक्सेशन दे पाएगा। सो दिस इज अ टैक्स क्वेश्चन। तो दिस इज जीएसटी कलेक्शन। कास्ट बेस्ड सेंसस टू बी हेल्ड इन बिहार, तो बिहार में ये सेंसस कराने की बात है, टाइम बाउंड एक्सरसाइज होगा। डिटेल्स कास्ट, सबकास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन ये सारे लिए जाएंगे, सारे डिटेल्स कलेक्ट होंगे और सेंसस रिपोर्ट जो भी होगा वो पब्लिश होगा सो दैट नो वन इज लेफ्ट आउट, और मीडिया को भी टाइम टू टाइम इस पे ब्रीफ किया जाएगा। दिस इज कास्ट बेस्ड सेंसस टू बी हेल्ड इन बिहार। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट है एडिटोरियल चॉपी वाटर्स। सेम स्टोरी है, इकोनॉमी अभी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। अगर वर्ल्ड में देखें तो यूएस में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और फिर वहाँ का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो टैक्स, वो जो रेट्स है उसके हाइक करने की बात कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो लिक्विडिटी है, इजीली पैसा मिल रहा था, अब वो पैसा मिलना कम होगा। जो पिछले 12-13 महीने में टू मेनी स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स देखे हैं, अभी डिफिकल्ट फेज में ये सारे यूनिकॉर्न्स आने वाले हैं। चॉपी वाटर्स। द इकोनॉमीज पोस्ट कोविड रिकवरी इज फार फ्रॉम कंप्लीट, स्परिंग कंजम्पशन इज की। प्रॉब्लम क्या है, हमने प्रोडक्शन को तो इंसेंटिव्स दे दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिए, बट वेयर इज द डिमांड, वेयर इज द डिमांड। लोग जब तक प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे होगा, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो जीडीपी के नंबर हैं, जीवीए तब देखते हैं जब सेक्टर स्पेसिफिक हमें बेटर प्रोजेक्शन देखना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो जीडीपी जीवीए के नंबर हैं, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स ने बताए। दिस इज लुकिंग लाइक ओके, बट गवर्नमेंट का जो एजर्शन था कि फुल इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है वी शेप की, लेटर कैसा होता है वी, मतलब फॉल हुआ बट इमीडिएटली राइज हो गया। इकोनॉमी ऐसे नहीं रिकवर हो पाई है। इनफैक्ट इकोनॉमी में के शेप ज़्यादा नज़र आया। के शेप मतलब सर्टेन सेक्टर तो राइज हो गया बट सर्टेन सेक्टर का अभी लॉन्ग उसको गेस्टेशन पीरियड हो रहा है वापस रिकवरी करने का। सो दिस इज के शेप। तो ये डिफरेंट शेप्स होते हैं। ऑल्दो इकोनॉमिक सर्वे ने वी शेप बोला है बट वी शेप एक्चुअली में लग नहीं रहा है। तो वी शेप्ड रिकवरी नहीं है। जॉब क्रिएशन में अभी भी डिफ़िकल्टी है। ट्रेड्स, होटल्स, वेजेस कम है। माइनिंग जो है अभी ये सेक्टर स्पेसिफिक है। जैसे जॉब क्रिएटिंग सेक्टर कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन ऐसा सेक्टर है जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट होते हैं, बट कंस्ट्रक्शन में भी उतना रैपिड ग्रोथ नहीं हुआ। देन माइनिंग में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना ज़्यादा नहीं हेल्दी दिख रहा है। तो ओवरऑल अभी भी इकोनॉमी इज़ इन स्ट्रेस। रिलक्टेंट डिमांड है। नंबर वन रीज़न ये है डिमांड नहीं है। सप्लाई चेन में अभी भी डिसरप्शंस है। इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। एक तो ऑयल का प्राइस बढ़ जाने से, ट्रांसपोर्टेशन, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर जो एक बफर की तरह काम करता था ये भी हिट हुआ है। सेकेंड कोविड वेव में एग्रीकल्चर में भी इम्पैक्ट देखने को मिला। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़्यादा बेटर पॉलिसीज़ करनी चाहिए। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में फोकस करें बिकॉज ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जनरेट होता है। तो रिकवरी हो रहा है बट रिकवरी इज़ नॉट दैट प्रॉमिसिंग जैसा हमने सोचा था। वी एंड क्विक शेप रिकवरी वो नहीं दिख रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं है। रिकवरी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा सस्टेनेबल ग्रोथ डिफिकल्ट होगी। सो द आइडिया इज, जैसे यूएस में तो ऐसा लग रहा है रेसेशन अब इनएविटेबल है, तो द वाटर्स आर चॉपी विद वॉर एंड रेसेशन वरीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो दैट इज वाई इकोनॉमिक क्राइसिस अभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में देखने को मिल सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, ये नेपाल की बात है। नेपाल हिमालयन स्टेट है। हिमालयन स्टेट होने के कारण यहाँ पे टेरेन डिफिकल्ट होती है।
टेरेन डिफिकल्ट है बट ब्यूटीफुल भी है, तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत होता है, कमर्शियल टूरिज्म। तो अभी जैसे एक फ्लाइट था, ट्विन ऑटर एयरक्राफ्ट था, इसका क्रैश हो गया ये, तो सेक्रीफाइस एविएशन सेफ्टी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, रेगुलेट करें। जैसे एक टर्म यूज़ होता है यहाँ पे, जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पे शॉर्ट टेक ऑफ होता है, मतलब जो एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप इतनी बड़ी नहीं होती, शॉर्ट टेक ऑफ होता है और शॉर्ट लैंडिंग भी होता है। कम दिस रनवे जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्लाइट्स होती है। तो टूरिस्ट को भी यहाँ पे सीनिक ब्यूटीज़ दिखती है, ओवरऑल ये काफ़ी मतलब टूरिज्म का एक हिट होता है। बट सेफ्टी यहाँ पे पैरामाउंट होती है, बिकॉज यहाँ पे चांस ऑफ एरर नहीं है। STOL ऑपरेशन के लिए पायलट बहुत स्किल्ड होना चाहिए, 3D टेरेन मैप होना चाहिए फ्लाइट का, जो डेंजर वगैरह है जो टाइम पे उसको अलर्ट कर पाए। पासेस है, फिकल वेदर है, पहाड़ों पे जो वेदर है वो पल भर में बदल जाता है, फिकल वेदर। तो दैट इज़ वाई इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट्स बड़े कॉमन होते जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम देखें तो पैसेंजर का जो कंटेनमेंट होता है, पुशिंग द एनवेलप ऑफ क्रूशियल विजुअल फ्लाइट्स रूल। कई बार क्या होता है, जो पैसेंजर्स हैं दे वांट लाइक कि जो वेदर डिफ़िकल्ट है बट स्टिल दे वांट टू गो टू देयर डेस्टिनेशन, तो वो पुश करते हैं कि नहीं टेक ऑफ फ्लाइट कंडक्ट किया जाए। ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्रूशियल विजुअल फ्लाइट रूल्स जो हैं, रूल्स हमेशा फॉलो होना चाहिए। जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, दे शुड बी फॉलोड। सेफ्टी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये एक्सीडेंट अगर हम डेटा देखें पिछले कुछ टाइम पे, तो नंबर 1 रीज़न जैसे कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन था। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, ये वाला वर्ड अभी हमने तब भी देखा था जब CDS का एक्सीडेंट हुआ था से इधर तमिलनाडु में। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन मतलब पायलट इज़ इन फुल कंट्रोल ऑफ द कॉप्टर, ऑफ द मशीन, बट वो डिसओरिएंटेड हो रहा है और वो विलफुली आई मीन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और फिर वो मशीन जाके किसी ऑब्जेक्ट से हिट हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो दिस इज कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। रनवे एक्सकर्शंस है, लॉस ऑफ कंट्रोल इन फ्लाइट है, ये लीडिंग कॉजेज हैं जो नेपाल में अभी क्रैशेस हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो रियलिस्टिक चेक करें, और फ्लाइट में जो सेफ्टी है, सेफ्टी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ अ केस फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड हेल्थ सर्विसेज। यहाँ बात है आशा वर्कर्स का। आशा वर्कर्स क्या होता है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसमें आशा वर्कर्स की पूरी जर्नी को ट्रेस किया है कि कैसे आशा वर्कर्स बने, आशा वर्कर्स का क्या स्कोप है और फ्यूचर में क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। 3 एरिया यहाँ पे टच हुए हैं। आशा का नाम पता है, दिस इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा। तो ये वॉलंटियर्स होते हैं। अभी इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आशा पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अब और इम्पॉर्टेंट है। तो आशा को यहाँ पे वर्कर्स अवार्ड मिला है 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में, WHO अवार्ड मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग। प्राइमरली हम बात करते हैं आशा क्यों इम्पॉर्टेंट है। सी, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, जैसे बहुत सारी डिसीजेज होती है या फिर डिसीज प्रिवेंशन होता है, उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास या फिर टर्शरी हेल्थ केयर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो प्राइमरी मोहल्ला क्लिनिक टाइप्स है, वहीं पे वो चीज़ें प्रोवाइड हो सकती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ से इंक्लूडेड इम्यूनाइजेशन है, ट्रीटमेंट है हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, ट्यूबरक्लोसिस का। रूरल अर्बन पॉपुलेशन में स्पेशल फोकस है डिफ़िकल्ट टू रीच हैबिटेशन में। तो यहाँ अगर ऐसे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिटी वर्कर्स हैं, तो सोचो हेल्थ केयर का कितना मल्टीफोल्ड रीच बढ़ेगा, मल्टीफोल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। दिस विल बी रियली गुड। तो आशा ने इसको बहुत अच्छे से काम किया है इस मामले में। रूटीन इम्यूनाइजेशन में, मैटरनल मोर्टेलिटी में, न्यू बॉर्न के सर्वाइवल में, ट्रीटमेंट टू कॉमन फॉर कॉमन इलनेस में आशा हैव प्लेड अ रियली गुड रोल। तो इसका जेनेसिस कैसे हुआ? 2005-06 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया। फिर बाद में ये बात हुआ कि हमें ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए और वो वर्कफोर्स डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, और वो वर्कफोर्स ऐसी होनी चाहिए कि जो गांव में है या फिर रिमोट एरिया है उनका कॉन्फिडेंस भी उनके पास रहे। तो कम्युनिटी लेड वर्कफोर्स की हमने बात किया।
तो आशा प्रोग्राम ऐसे बिल्ड किया गया कि कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जैसे कम्युनिटी में जो गांव की कम्युनिटी है उसी में जो कुछ वर्कर्स हैं वो आएंगे, आशा वर्कर बनेंगे और वो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको स्प्रेड करेंगे, डिसैमिनेट करेंगे नॉलेज को। तो इस तरीके से आशा वर्कर्स का काम चालू हुआ। इससे पहले 75 में WHO ने भी हेल्थ बाय द पीपल को एम्फेसाइज किया था। फिर USSR कजाकिस्तान में भी प्राइमरी हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर में, बिकॉज कई बार एप्रीहेंशंस होते हैं, जैसे वैक्सीनेशन का एप्रीहेंशन हुआ, बट अगर कम्युनिटी का कोई जैसे लर्नेड, रेस्पॉन्सिबल, सिंसियर पर्सन आपको बोलेगा कि वैक्सीनेशन इज़ गुड, तो आप वैक्सीनेशन लगवा लोगे। ये आइडिया था आशा वर्कर्स का। तो इस तरीके से आशा वर्कर्स को रोप इन किया गया। अब आशा वर्कर्स जो है, दिस इज़ लाइक फीमेल फ्रेंड इन छत्तीसगढ़ी। तो मितानिन ऐसे करके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स भी चले 2002 में, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस भी हो और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो उन तक डिलीवर भी हो जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर का एक्सपेंशन हो। तो ये चीज़ यहाँ पे किया, मितानिन प्रोग्राम जो हिट था, तो ऑल ओवर इंडिया फिर इसको आशा वर्कर्स ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब इसमें की विलेज स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, तो एक सेंस ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है। सेम विलेज के वर्कर्स होते हैं तो फैमिलियरिटी होता है, जो नॉर्मल पीपल हैं वो बहुत अच्छे से खुल के उनसे बात कर पाएंगे। सो दिस इज़ गुड, एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है, कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, गुड थिंग। कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन होता है, गवर्नमेंट की चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन उनको दी जाती है। अब यहाँ पे ये बात हुआ कि आशा वर्कर्स को फिर कम्युनिटी बेस्ड किया गया, रेगुलर वर्कर्स नहीं थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइप, तो कम्युनिटी इनिशिएटिव को, कम्युनिटी को एम्फेसाइज किया गया। फिर आशा स्ट्रगल किया यहाँ पे। आज की डेट में जो हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स यही है कि लाइक अगर रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा है, टाइम पे पैसे तनख्वाह नहीं मिल रही है, करियर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, तो आशा वर्कर बनने में उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि पिछले कुछ टाइम पे हमने अक्सर ऐसे प्रोटेस्ट भी देखे हैं आशा वर्कर्स। सिमिलरली आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ हैं। होल आइडिया इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना। तो सिस्टम यही है, प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना है। एक्सटर्नल रिव्यू यहाँ पर होना चाहिए कि अब आशा जो प्लेटफॉर्म है इसको हम और बेटर कैसे बना पाएँ। लाइक यहाँ पे रेगुलराइजेशन करना है पोस्ट का, या फिर जो सैलरी है इंसेंटिव बेस्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, किस तरीके से आगे बढ़ाएं। अब WHO ने बिकॉज यहाँ पे रिकॉग्निशन किया है, तो दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कि हम फुल पोटेंशियल अनलॉक करें दिस कम्युनिटी ओरिएंटेड हेल्थ सर्विसेज का। सम वेरी गुड पॉइंट्स। द चैलेंज ऑफ रिफॉर्मिंग डेथ पेनल्टी सेंटेंसेस। जब भी कोई पनिशमेंट मिलता है तो उसका पर्पज़ क्या होता है? सबसे नंबर 1 पर्पज़ होता है रिफॉर्म, सुधार। तभी जेल को क्या बोला जाता है? सुधार गृह। सेकेंड, पनिशमेंट जब मिलता है तो इसमें एक जस्टिस का भी एंगल होता है। पनिशमेंट जब मिलता है तो उसमें एक एंगल क्या होता है? डेटरेंस का भी होता है कि ये गलत काम नहीं करना है वरना दिस पेनल्टी मिलेगा, इतना पेनल्टी या डेथ पेनल्टी हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये पनिशमेंट केवल 3 चीज़ों से होता है। पनिशमेंट कभी भी रिवेंज के लिए नहीं होता है। वी आर नॉट ड्रिवन बाय रिवेंज। सो द चैलेंज ऑफ रिफॉर्मिंग डेथ पेनल्टी। अब डेथ पेनल्टी में प्रॉब्लम ये होती है, व्हाट इफ एरर हो गया, मिस्टेक हो गया डिसीजन में। इफ अ पर्सन इज डेड, यू कैन नॉट ब्रिंग दैट पर्सन बैक टू लाइफ। तो डेथ पेनल्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दिस इज अ फाइनल डिसीजन। तो देयरफॉर इसमें बहुत प्रोविजंस भी होते हैं। लाइक डेथ पेनल्टी अगर लोअर कोर्ट ने सुनवाई दिया है, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील डायरेक्टली कर सकते हो। आप इवन प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास मर्सी प्ली भी डाल सकते हो। तो दिस इज दैट। बट स्टिल अभी भी जो वर्ड है, स्पेशली जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, तो वहाँ ये बात चल रही है कि जो डेथ पेनल्टी है ये होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। डेथ पेनल्टी क्यों ना डेथ पेनल्टी को हम बंद करें, ये भी काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है। डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए, ये एक डिबेट डिस्कशन चल रहा है। विल सी इट फर्दर। ये डेटा है, जैसे WHO का डेटा आया था कि इंडिया का एक्सेस मोर्टेलिटी 7 लाख से भी ज़्यादा है। तो इस पे ऑल्दो इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया कि WHO डेटा इज़ नॉट राइट, बट दिस इज़ अ सर्टेनिटी। विद सर्टेनिटी हमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए जिसमें डेथ और बर्थ, ये सारा डेटा कंसोलिडेटेड एक जगह पे हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो पाए। फ्लिप फ्लॉप विद सेवरल मैसेजेस। दिस इज अबाउट नार्कोटिक्स, सेवरल मैसेजेस।
aborting the right to choice and text and context. यूरोपियन यूनियन बैन ऑन रशियन ऑयल। अब देखो ये रशिया है ना, यहाँ पे एक नॉर्ड स्ट्रीम भी है। नॉर्ड स्ट्रीम कहाँ पर जा रही है? दिस रशिया टू जर्मनी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 and 2 बाल्टिक सी से होते हुए जा रही है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए। अब यहाँ ये जो पूरे कंट्रीज हैं, पहले ये से यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे, पार्ट भी थे, डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब नेटो यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। यूक्रेन भी नेटो में मिलना चाहता था और फिर इस रीजन में दैट इज़ वाई फाइट हुआ। अब क्या हो रहा है कि रशिया इज़ अ गैस ऑयल रिच कंट्री, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यूरोप के पास एनर्जी नहीं है, तो यूरोप इंपोर्ट कराता है गैस फ्रॉम रशिया। अब बिकॉज एक तरफ तो लड़ाई कर रहे हो, दूसरी तरफ गैस इंपोर्ट भी कर रहे हो, तो यूरोप अपना डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है रशियन क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी को कम करने का। ऑल्दो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, सैंक्शंस का रिजीम भी इतना करेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज यू नो रशिया से चीपर ऑयल मिलता है। अगर ये डाइवर्सिफाई करेंगे रेन्यूएबल्स या सम अदर ऑयल में तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और इकोनॉमी वैसे ही अच्छा नहीं कर रही है। तो फिलहाल के लिए तो अग्रीमेंट बन गया है, 90% तक रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना है बाय द एंड ऑफ द ईयर। एम्बार्गो ने एग्जेम्प्ट किया है पाइपलाइन को, हंगरी का ऑब्जेक्शन टू द बैन। तो लेट अस सी एक्चुअली क्या होता है, हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब दे आर नॉट लाइक कि यूएस वांट्स टू फाइट विद रशिया तो हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया भी पे द प्राइस। तो दैट इज़ वाई इन्होंने कहा लैंडलॉक्ड कंट्री वगैरह ये हैविली डिपेंडेंट है रशियन पाइपलाइन ऑयल पे, तो इनको एक ब्रीदर देना पड़ेगा। बट सेंटिमेंट्स यही है, रैशनल यही है कि जो रशियन ऑयल है, रशियन ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करना है। ओके, सो दिस इज़ द यूरोपियन यूनियन बैन ऑन रशियन ऑयल। अब ये है अंडरस्टैंडिंग गन कंट्रोल लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसको बाकी क्विकली हमने देख लिया, इसमें अब इतना ज़्यादा है नहीं, बस हमें हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने लग गया बिकॉज चीपर मिल रहा है। तो इंडिया का देखें तो हमारा रशियन क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और दिस इज़ अगेन जैसे 30-35 पर बैरल डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये कन्वीनियंट है। तो हर कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होती है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। अंडरस्टैंडिंग गन कंट्रोल लेजिस्लेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब ये यूएस का डिफरेंट स्टोरी है, अभी जो हमने दिस शूट आउट देखा। सो यूएस में एक्चुअली गन्स जो हैं वो इतना इजी है परचेज करना कि आप मार्केट जाओ, मोबाइल जैसे खरीदते हैं ऐसे गन्स खरीद लो। तो ऑब्वियसली इतनी सारी गन्स होंगी तो कन्फ्रंटेशन या फिर दिस वायलेंस या शूट आउट का रिस्क हमेशा बना रहेगा। तो वाई नॉट हम जो लेजिस्लेशन है गन का उसको चेक करें। अब दिस इज हाउ द इंडस ट्रीटी वॉज साइन। अगेन दिस इज वेरी मच इन न्यूज़। इंडस ट्रीटीज जानने से पहले हम ये मैप देखते हैं। देखो ये इंडिया है, जैसे इस बार सतलज से सवाल आया था कि कौन सी रिवर जो है वो डायरेक्टली इंडस में मिल रही है, तो उसको सतलज आंसर दिया है यूपीएससी ने। कल आंसर की हमने डिस्कस किया था, गो वॉच दैट वीडियो। तो जैसे देखो ये सतलज है, ये ब्यास रिवर है, ये रावी रिवर है, ये चेनाब है, ऊपर यहाँ पे झेलम आती है और यहाँ पे ये इंडस रिवर आ रही है। तो ये सारी रिवर इंडिया से पास हो रही है और पाकिस्तान जा रही है, चाहे वो इंडस हो, झेलम हो, दिस ये पूरा हमारा एरिया है, दिस एंटायर इज अवर्स। तो क्या हो रहा है कि इंडस जब ट्रीटी हुआ 1960 में, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया इसे, नेगोशिएट किया, तो इसमें इंडस वाटर जो रिवर्स हैं इंडस बेसिन की, उसके वाटर शेयरिंग की बात हुई। वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर दो पार्ट में डिवाइड किया। वेस्टर्न रिवर्स जो थी इसमें थी चेनाब, झेलम और इंडस। इंडस, झेलम, चेनाब, ये तीन रिवर थी। तो इसके सर्टेन इरिगेशन, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट, लिमिटेड स्टोरेज होगा, डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव यूज़ होगा, ऐसी कंडीशंस थी यहाँ पे। मतलब ये जो तीन रिवर हैं, प्राइमरली ये तीन रिवर पाकिस्तान को ज़्यादा इसका शेयर मिला। इंडिया बहुत लिमिटेड इसमें वर्क कर सकता है, जैसे रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट बनाएगा, इरिगेशन, स्टोरेज, बड़े बड़े डैम्स नहीं बना सकता। ये एरिया, ये मुद्दा था। तो ये तीन रिवर का एक्सक्लूसिव ज़्यादा राइट मिला पाकिस्तान को। बाकी जो नीचे की तीन रिवर है सतलज, ब्यास और रावी, इसका एक्सक्लूसिव राइट मिला इंडिया को। तो देखो भाखरा नंगल वगैरह ऐसे कितने सारे डैम्स हमने यहाँ बना दिए, बट यहाँ नहीं बनाए हमने। दिस इज इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, तो इंडस वाटर कमीशन है, दिस ट्रीटी है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन दिस इंडस रिवर, और ये सारा का सारा वाटर इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है। प्लस पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी करता है,
फाइट भी कर चुका है। तो हम इतने जनरस क्यों हैं पाकिस्तान को ये रिवर वाटर प्रोवाइड कराने के लिए? तो पाकिस्तान का 80% यहाँ पे पानी इस पे डिपेंडेंट है पाकिस्तान। तो वाई कैन नॉट वी यूज इज एज लाइक अपनी स्ट्रेंथ में यूज़ करें इसे। तो ट्रीटी साइन हुआ था, काफ़ी पुरानी ट्रीटी भी हो गई है, इसको वापस रीथिंक करें और रीनेगोशिएट करें, ये आज की डेट में सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। तो दिस इज देयर। अब प्लस क्या होता है, इंडिया जैसे किशन गंगा और ये नीलम और भी फर्दर ट्रिब्यूटरी यहाँ पे रन ऑफ द रिवर डैम बनाता है। तो पाकिस्तान ऑलवेज थ्रेटन्स कि हम जैसे इंडिया को कोर्ट में ले जाएंगे एंड दिस एंड दैट। तो द पॉइंट इज कि ये विद इन द रूल्स हैं, जो भी हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, डैम्स प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, विद इन दिस इंडस वाटर ट्रीटी रूल्स हैं। सो वी नीड टू रीविजिट। और ये जो ट्रीटी इंडिया के इतने फेवर में नहीं है, हम इससे ज़्यादा एडवांटेज बेनिफिट ले सकते हैं। दिस अभी जो अंडर करेंट्स चल रहे हैं वो ये है। ओके, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी है। बस बेसिक्स जानने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ड्वेल करना है हमें कि कौन सी रिवर इधर है, दिस एंड दैट। जैसे अभी सतलज का आ गया था, सतलज रिवर कैसे मिल रही है, बेसिक थिंग्स। ओके, तो दिस इज इंडस वाटर ट्रीटी। बाकी इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, वो दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। सो दिस इज हाउ द इंडस ट्रीटी वाज साइन। ये कीवर्ड है द ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट डिटरमाइन मशीन्स कैन इम्पर्सनेट ह्यूमन बींग्स। एक एलन ट्यूरिंग था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। उसने क्या किया था कि एक मूवी भी आई है इस पे, एक उसने क्या किया था, जो एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो जर्मन क्रिप्टो एंड दिस मशीन्स होती थी वो उसके कोड्स को ब्रेक कर रहा था। तो ही वाज लाइक अ जीनियस। तो अगेन बात यही आ रही है कि जो मशीन्स हैं, क्या मशीन्स ह्यूमंस की तरह एक्ट कर सकती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल। द ट्यूरिंग टेस्ट, क्या मशीन्स इम्पर्सोनेट कर सकती है ह्यूमन बींग्स को। ये है क्विज इज ऑन तेलंगाना का आज फॉर्मेशन डे है। Then this is government allows cooperative to sell products online. कोऑपरेटिव ऑनलाइन सेल कर पाएंगे। अब ये जो वर्कर्स है ना, गिग वर्कर्स है, गिग इकोनॉमी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। सेशंस ऑन गिग वर्कर्स डिमांडिंग प्रॉपर वेजेस, सोशल सिक्योरिटी। यहाँ एक्चुअली हायर एंड फायर टाइप मॉडल चलता है, तो उसके लिए दे आर लाइक प्रॉपर सेफ्टी होना ज़रूरी है। सेंटर नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ 8 न्यू हाई कोर्ट जजेस। सी, हम न्यूज़पेपर ऐसा होलिस्टिकली प्रिपेयर करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि एक बार एक हेडलाइन सारी देखनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड वे में नहीं होना चाहिए कि बस एक 2-4 एडिटोरियल पढ़ लिए, गिनती के 3 आर्टिकल पढ़ लिए, दैट्स ऑल। नो, यू शुड गो दी एंटायर न्यूज़पेपर, गो थ्रू। जैसे इस 30-35 मिनट में हम नहीं तो भी 25 to 30 इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हेडलाइंस देखते हैं, बेसिक उसका रेंज कवर करते हैं। दिस एक्चुअली हेल्प्स 360 डिग्री और वाइड रेंज ऑफ दिस जो बेसिक सप्लीमेंट्री नॉलेज है वो यहाँ से गेन होता है। तो दिस इज न्यूज, मैजिकल वॉइस ऑफ यूथफुल एक्सूबरेंस एंड मेलनकॉली ऑफ लव। एक्सूबरेंस का मीनिंग बताइए और मेलनकॉली का भी बताइए। दिस इज वेरी वेरी पेनफुल के दिस इज वेरी वेरी पेनफुल। देन दिस इज कैंपेन ऑन टू बूस्ट वैक्सीन कवरेज। अभी भी वैक्सीन कवरेज को और पुश करने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूसली एफर्ट कर रही है, हमारे हेल्थ केयर्स एफर्ट कर रहे हैं। डोर टू डोर ड्राइव्स हैं, ओल्ड एज स्कूल्स, कॉलेज, प्रिजन्स एंड ब्रिक किल्न वर्कर्स को भी उनके स्पॉट पे जाके उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। HAL टू कन्वर्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट इनटू फ्यूल टैंकर्स। तो अब जो पुराने पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं 767 बोइंग, इसको वो फ्यूल टैंकर में करेंगे, फ्यूल रिफ्यूलिंग एट्सेट्रा इन सब में। सो दिस इज अगेन गुड, दिस इज लाइक कॉस्ट कटिंग भी है, इनफैक्ट इनोवेटिव यूज है ये। हेल्पलाइन फॉर अबैंडन वाइव्स ऑफ NRI। अब ये एक बहुत बड़ा दिस प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में। इफ समबडी इज से NRI, इफ समबडी इज से इन गवर्नमेंट जॉब, ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं है कि वो पर्सन इज अ गुड पर्सन। मेक दिस वेरी वेरी क्लियर, these two are not a certificate कि that person is very very good for the bride। हेल्पलाइन नंबर फॉर abandoned wives of NRI, ये बहुत कॉमन आजकल ये ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, राइट्स प्रोवाइड कराना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेशनल कमीशन विमेन मीट रिकमेंड्स नॉन बेलेबल वारंट होगा अगेंस्ट मेल ऑफेंडर्स। सो दिस इज दैट। May manufacturing PMI hints at sustained rebound in sector। Purchasing Manager Index rebound हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, गुड थिंग। ऑटो सेल्स भी ग्रो हुआ है ऑन लो बेस। सप्लाई
चेन डिसरप्शन ईजेस। अब ऑटोमोबाइल है ना, इसकी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ऑटोमोबाइल में। नंबर 1 प्रॉब्लम तो फ्यूल है। फ्यूल इतना महंगा हो गया कि लोग डिस्करेज हो रहे हैं व्हीकल्स खरीदने में। सेकेंड प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर इश्यूज हो गए, तो मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो गया। कोविड-19 लॉकडाउन और लॉजिस्टिक्स सप्लाई के कारण भी डिफ़िकल्टी आया। प्लस फिर अब जैसे फ्यूल एंड एमिशन नॉर्म्स की भी बात आ रही है, क्लाइमेट चेंज एंड क्राइसिस, तो ई व्हीकल्स एट्सेट्रा, ये भी एक फैक्टर है। तो इन सब चीज़ों का क्लब होके प्लस एक स्टेटमेंट भी आया था, ओला ऊबर जनरेशन व्हीकल खरीदने में हेजिटेट कर रही है। सो इन सब की टोटलिटी से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जो सीएम ने बताया था इनकी बॉडी ने, एक रफ पैच से गुजर रहा है। Nigeria drug exports said to need pre-shipment node. Fuel surge, FMCG वॉल्यूम जो है ये डिक्लाइन हुआ है। FMCG का मतलब बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है FMCG दिस इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में। FMCG सेल्स में FMCG, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट होती है, FMCG वॉल्यूम्स डिक्लाइन, कंजम्पशन बिकॉज स्लो है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर कंजम्पशन पैटर्न का। रिन्यूएबल आउटपुट ईजेज, कोल का शॉर्टेज है तो हम रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 14.1% 10 से 14 जंप हुआ पावर आउटपुट रिन्यूएबल का, गुड थिंग। और कोल का ड्रॉप हुआ है 76 टू 72.4, मतलब अभी भी 72.4% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम कोल। ई मोबिलिटी, जर्मनी, इंडियन प्राइवेट रिफाइनर्स को बड़ा प्रॉफिट हुआ। इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, हम कच्चा तेल बुलाते हैं, रिफाइनमेंट करके उसको फिर से एक्सपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम चीप रशियन क्रूड। स्टेट ऑफ फर्म्स ग्रैपल विद राइजिंग क्रूड प्राइसेस। अब ये क्या है, दिस इज मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम, यूएस ने यूक्रेन को देने का प्लान किया है। तो व्हाट इज यूक्रेन? यूक्रेन इज अ बैटल ग्राउंड, यूक्रेन इज अ पपेट। जो दो हैवी वेट्स हैं, यूएसए और दिस यूएस, रशिया एंड यूएसए, दे आर फाइटिंग एंड बैटल ग्राउंड जो है वो यूक्रेन है। आर्दोगन थ्रेटन्स न्यू इनकर्शन इनटू सीरिया, टर्की एंड ग्रीस में लड़ाई चल रही है। यूएस ताइवान टू क्विकली डेवलप रोड मैप फॉर ट्रेड इनिशिएटिव। अब देखो यूएस के ताइवान में बड़े इंटरेस्ट है। शंघाई में लॉकडाउन ईज हो रहा है तो कुछ नॉर्मलसी आना चाहिए। इजराइल मेडिटेरेनियन सी में दिस होल्ड एयर ड्रिल्स। मेडिटेरेनियन सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेरेनियन में जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके नाम बताइए, नेबरिंग लिटोरल कंट्रीज़ जो हैं उनके नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर 1-2 साल में ये सवाल पूछ लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इसके लाइक सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं? नडाल अगेन सेमीफाइनल, दिस इज रियली गुड, ग्रेट। जोकोविक को यहाँ पे डिफीट किया। सो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर साहब, दिस इज प्लीज्ड एज पंच। मेमेंटो टू चेरिश, मेमेंटो का मीनिंग बताइए। मेमेंटो टू चेरिश, तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे मीटिंग किया। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।